नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। देश में फिलहाल एक देश एक चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार अब मुद्दे पर अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इसे देश की जनता के साथ धोखा बता रही है। इस बीच रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के भिवानी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित किया। केजरीवाल ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बीजेपी का नया शिगुफा बताया है। केजरीवाल ने कहा कि कल से बीजेपी वालों ने नया शिगुफा छोड़ा है। एक देश एक चुनाव से हमको क्या मिलेगा? 10 या 12 इलेक्शन से आम आदमी को क्या मिलेगा? देश में वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन इलाज होना चाहिए, ताकि सभी को एक जैसा शिक्षा मिल सके। गरीब हो या अमीर, सभी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के चोचले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि यह सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। इन्हें वोट 140 करोड़ लोगों का चाहिए, लेकिन काम वन नेशन वन दोस्त मतलब एक आदमी के लिए करना है। देश के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरी सरकार, पूरे एयरपोर्ट, कोयले के खदान, पूरा भारत दे दिया और वोट लेने के लिए आप लोगों के पास आते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल संसद में पेश कर सकती है। दूसरी ओर से सरकार की ओर से शनिवार को एक देश एक चुनाव के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित कर दी गई है। कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कुल 8 सदस्य इस कमेटी में शामिल हैं। हालांकि कमेटी के सदस्यों में शामिल किए गए लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसमें रहने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आंखों में धूल झोंकने वाला काम कर रही है। समिति में अधीर रंजन की जगह किसे शामिल किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी तक सरकार की ओर से नहीं आई है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की? 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन? बताओ, आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। नहीं मिलना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी के बीच घमासान चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह राजभवन के सामने धरना पर बैठ सकती हैं। उन्होंने राज्यपाल द्वारा हाल में उठाए गए कई फैसलों पर भी सवाल उठाए। बता दें कि बंगाल में राजभवन के साथ राज्य सचिवालय नबान का टकराव चरम पर पहुंच गया है। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बोस ने सोमवार को आरोप लगाया था कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस मनमर्जी से विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने खुद राज्यपाल को संदेश देते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों के खिलाफ वित्तीय नाकेबंदी की घोषणा की। कुलपति का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई विश्वविद्यालय आदेश का पालन करेगा तो सरकार वित्तीय नाकेबंदी कर देगी। मंगलवार को धनधान्य रंगमंच पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल शिक्षा व्यवस्था को ठप करने की साजिश रच रहे हैं। हम इस साजिश को स्वीकार नहीं करते हैं। वह क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री से भी बड़े हैं, वह बड़े हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने राज्यपाल के कई हालिया फैसलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आधी रात में जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की गई। केरल के एक आईपीएस को कुलपति बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में एक जज को कुलपति बना दिया गया है। हम इस साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे।
सभी बिल रोके, हमने इसे बार बार भेजा है, अगर मजबूर किया गया तो राजभवन के सामने धरना दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग मुझे विवादास्पद बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब आप काम करते हैं तो आपसे गलती हो जाती है। मैं शिक्षा से इतनी आगे इसलिए बढ़ सकी क्योंकि कोई बाधा नहीं आई, अब बाधा आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब बुर्का विवाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जयपुर के जगतपुरा इलाके में रेलवे स्टेशन के पास स्थित कैनरा बैंक का बताया जा रहा है। यह घटना 28 अगस्त की है। हालांकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, न्यू इंडिया लाइव उसकी पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर बैंक में पहुंची थी। इस दौरान वहां पर मौजूद गार्ड ने उसको बैंक के अंदर जाने से पहले ही रोक लिया। इसका महिला ने जब विरोध किया तो गार्ड ने बताया कि यहां पर महिलाओं को बुर्का पहनकर आने की इजाजत नहीं है। वहीं जब बहस काफी लंबी हो गई तो महिला ने बैंक मैनेजर से इस बात की शिकायत कर दी और बकायदा इसका वीडियो भी बनाया। उसने जब मैनेजर से पूछा मुस्लिम महिला को बुर्का पहनकर बैंक में अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इस पर बैंक मैनेजर महिला से यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप यहां वीडियो नहीं बनाएं। लेकिन महिला किसी सूरत में मान नहीं रही है। वहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद अब मुस्लिम संगठनों के साथ हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने भी राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन संगठनों ने बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इनका कहना है कि अगर बुरखे से किसी बैंक को दिक्कत है तो मेटल डिटेक्टर लगाकर जांच की जा सकती है। जिस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी बैंक कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है, या किसी भी सूरत में हम लोगों को मंजूर नहीं है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है, लेकिन किसी तरह से बदतमीजी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। फिर भी जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी गहनता से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है। कौन से बैंक कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से गुजर रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव किया गया। पथराव में कुछ गाड़ियों के कांच के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग यात्रा के सामने हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमारी यात्रा से बौखला गई है, उसी वजह से इस तरह की चीजें कर रही है। दरअसल नीमच जिले की मनासा विधानसभा के रावड़ी कुवी गांव से जन आशीर्वाद यात्रा का रथ निकल रहा था। इसी दौरान काफी संख्या में लोग रथ के सामने आ गए और जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव करने लगे। पथराव से यात्रा में शामिल कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक पथराव के दौरान रथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री मोहन यादव मौजूद थे। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और हालात को संभालने में जुट गई। पथराव वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हमारी जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इसी को देखकर कांग्रेस घबरा गई है। ये कांग्रेस के आपराधिक गुंडों का कारनामा है। गुंडागर्दी ही इनका मूल चरित्र है। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ के पीछे छिपकर हमारी यात्रा पर हमला किया, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। इस तरह की गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यजनक है। मैं इनकी कड़ी आलोचना करता हूं। यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। हम लोग यह गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस याद रखे कि यह 2003 से पहले का मध्य प्रदेश नहीं है जहां गुंडागर्दी चलेगी। उत्पातियों से कानून निपटेगा और कांग्रेस को निपटाने का मन प्रदेश की जनता पूरी तरह से बना चुकी है।
वहीं वायरल हो रहे वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि नीमच मध्य प्रदेश का यह वीडियो तकलीफदेह है पर धरातल की असलियत भी दर्शाता है। शिवराज की अवसरवाद यात्रा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पाप का घड़ा भर गया है। जहां हम हिंसा के कदापि पक्षधर नहीं हैं, पर आक्रोशित युवाओं और महिलाओं को पुलिसिया डंडों से पीटना दबाना भी उचित नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आगे लिखा कि मेरा मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ साथियों से विनम्र अनुरोध है कि केवल वोट की चोट से भाजपा को सबक सिखाएं। मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अनुरोध है कि आप आए दिन के विरोध को देखते हुए कुछ सीख लें और अवसरवाद यात्रा को फौरन समाप्त कर दें ताकि प्रदेश की शांति भंग ना हो। हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हैं और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है, 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। गाजियाबाद में घायल पालतू कुत्ते के काटने से 14 साल के मासूम बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। बच्चे के परिवार वाले उससे लेकर कई अस्पतालों में गए, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। परिजनों ने बच्चे को आयुर्वेदिक डॉक्टर तक को दिखाया, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंत में बच्चे ने एम्बुलेंस में पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। बच्चे को अपनी गोद में तड़प तड़प कर मरता देख पिता चीख चीख कर रोने लगा। मृतक बच्चे के परिजनों ने मांग की है कि जिस महिला के पालतू कुत्ते ने उनके मासूम बच्चे को काटा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि विजयनगर थाना क्षेत्र की चरण सिंह कॉलोनी में याकूब अपने परिवार सहित रहता है। याकूब मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। उसका बेटा शावेज जो कक्षा 8 का विद्यार्थी है, बीते 1 सितंबर से अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। शावेज को पानी देखने से ही डर लगने लगा था। शावेज ने खाना पीना तक बंद कर दिया था और इसके साथ ही शावेज कभी कभी कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज भी निकालने लगा। शावेज की हालत देख परिवार वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि कुछ समय पहले किसी कुत्ते ने उसे काटा था। कुत्ते के काटने का इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल गया था, जिस कारण वह अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। परिवार वालों ने शावेज से जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली आंटी के कुत्ते ने उसे काट लिया था। घर वाले डांटेंगे पीटेंगे, इस डर के कारण उसने कुत्ते के द्वारा काटे जाने की बात किसी को नहीं बताई। शावेज के मुंह से यह बात सुन परिवार वाले हैरान रह गए और कहने लगे कि अगर बता दिया होता तो कम से कम समय से इलाज तो करा देते। 1 सितंबर से ही परिवार वाले उसे अलग अलग डॉक्टरों को दिखा रहे थे, लेकिन जब से उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। शावेज के दादा ने बताया कि एम्स और जीबीटी अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसके बाद कई नर्सिंग होम में दिखाया गया, लेकिन हर जगह वही हाल रहा। एक नर्सिंग होम ने तो 4 दिन तक भर्ती कर इलाज भी किया, लेकिन जब हालत ज्यादा खराब हुई तो रेफर कर दिया। शावेज के दादा ने बताया कि नर्सिंग होम के डॉक्टर के जवाब देने के बाद किसी परिचित के व्यक्ति ने सलाह दी कि बुलंदशहर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कुत्ते के काटने का इलाज करते हैं। सलाह पर हम लोग शावेज को लेकर बुलंदशहर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए। जब वहां से डॉक्टर को दिखाकर एम्बुलेंस से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में शावेज ने पिता याकूब की गोद में दम तोड़ दिया। फिलहाल मृतक शावेज के परिजनों ने मांग की है कि जिस महिला के पालतू कुत्ते ने उनके मासूम बच्चे को काटा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिहार में आपराधिक वाकया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने लोगों को शिकायत करने के लिए सीधे जिले के सीनियर अफसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों के पुलिस सुपरिटेंडेंट और लोगों से सीधे बातचीत करने का हुक्म दिए हैं। पीड़ित आदमी जिले के एसपी को अपनी समस्या बताएगा और निजात के लिए किए जाने वालों कामों की वक्त वक्त पर जानकारी लेगा। साथ ही उनसे जुड़ी तमाम समस्याओं और तरीकों के बारे में भी बातचीत करेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक पहले चरण में यह सुविधा पटना, दरभंगा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार, गोपालगंज जिलों में जन आधारित तकनीकी आधारित थीम पर संवाद शुरू किया गया है।
जानकारी के मुताबिक इन जिलों में सफलता के बाद दूसरे जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल ये लोगों की शिकायतों की सुनवाई को लेकर जिला से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक का वक्त तय किया गया है। इसमें दोपहर 12 से 1 बजे तक अब तकनीकी के जरिए लोगों की शिकायत सुनी जाएगी। फिलहाल यह सहूलियत वीडियो कॉन्फ्रेंस और फेसबुक लाइव पर दस्तयाब रहेगा। इसके साथ जिन लोगों को फेसबुक की जानकारी नहीं है वो वीसी के जरिए शिकायत दर्ज करेंगे। इसके लिए उन्हें जिले में थाना और एसडीपीओ दफ्तर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उन्हें स्लॉट दिया जाएगा। जिस दिन का स्लॉट दिया जाएगा उस दिन थाने आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपनी परेशानी की जानकारी दे सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के आरोप में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कानून का कथित तौर पर उल्लंघन किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्जिंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना की अर्जी पर 18 नवंबर को सुनीता केजरीवाल को आरोपी के तौर पर तलब किया है। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस मामले में 29 अगस्त को पारित एक आदेश में अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद इस अदालत की राय है कि आरोपी सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहली नजर में मामला बनता है। इसलिए आरोपी को तलब करना जरूरी है। बता दें कि इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र, यूपी के गाजियाबाद और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 17 का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका अपराध अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जो झूठी घोषणाओं से संबंधित है। सुनीता केजरीवाल 1999 बैच की आईआरएस अधिकारी रह चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होते दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी मुहिम के बाद इस बार पूरे देश की नजर बिहार पर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल एनडीए को हराने के लिए रणनीति बनाने में जुट रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में पूरी ताकत झोंकने के मूड में दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। बिहार के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 16 सितंबर को अमित शाह आ सकते हैं। इसकी चर्चा जोरों पर है। मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह का यह 1 दिवसीय दौरा हो सकता है। बिहार के झंझारपुर लोकसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारी को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। झंझारपुर की लोकसभा सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खाते में है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जिले के 10 विधानसभा सीट में से बीजेपी के 5, जेडीयू के 3 और आरजेडी के 2 विधायक जीते हुए हैं। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद पिछले 1 साल के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छठी बार बिहार आ रहे हैं। वहीं पिछले दिनों मुंबई में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री के बिहार दौरे को लेकर कई सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रमुख है। बता दें कि झंझारपुर लोकसभा सीट अभी जेडीयू के खाते में है। झंझारपुर से अभी जेडीयू के रामप्रीत मंडल सांसद हैं। वहीं मधुबनी जिले के दूसरे सीट पर बीजेपी के अशोक यादव रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतकर सांसद बने। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शमशाबाद रोड पर पिता के फल के ठेले से पैदल घर लौट रही किशोरी को रास्ते में 4 युवक जबरन टेम्पो में बिठाकर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने किशोरी को गांव के पास बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए। इनमें 3 युवक ऑटो में थे, जबकि चौथा बाइक पर सवार था। इस घटना के एक आरोपी ने पकड़े जाने के डर से मंगलवार को फंदे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला निबोहरा थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी के पिता गांव से 2 किलोमीटर दूर शमशाबाद रोड पर फल का ठेला लगाते हैं। किशोरी भी पिता के साथ ठेले पर हाथ बटाने के लिए जाती है।
वह सोमवार को पिता की ठेले से शाम करीब 7 बजे पैदल ही घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उसे कंकड़ मारा तो वह रुक गई। तभी ऑटो में सवार 3 युवक वहां पहुंच गए। उन्होंने किशोरी को जबरन ऑटो में डाल लिया। बाइक सवार भी उनके साथ चलने लगा। इसके बाद शमशाबाद रोड स्थित सुनसान ईंट भट्टे पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उधर बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने तलाश शुरू कर दी, मगर उसका पता नहीं चल सका। मंगलवार सुबह 5 बजे ग्रामीणों ने परिजनों को किशोरी के गांव के रास्ते पड़े होने की जानकारी दी। तब परिजन उसे लेकर निबोहरा थाने पहुंचे। आरोपियों की पहचान के आधार पर पुलिस ने मुक्तिपुरा शमशाबाद निवासी करुआ, रुपेश और जगदीश और अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर आरोपी जगदीश का शव मंगलवार को गांव के नजदीक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। प्रभारी निरीक्षक निबोहरा गंगा सागर ने बताया कि मंगलवार दोपहर में परिजन घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई, तो वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा गया है। एक आरोपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। अज्ञात आरोपी का पता फिलहाल लगाया जा रहा है। निबोहरा पर एक स्थानीय व्यक्ति आकर के बताए कि कल उनकी पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, वो जा रही थी तो उसके साथ 3 अभियुक्तों ने उसको घेर के ऑटो में बिठा के ले गए और किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की। इस सूचना पे तत्काल FIR पंजीकृत कर लिया गया है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा है। नामित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।